हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोग पिछले लेक्चर में यूरिन फिल्ट्रेशन देख लिए थे, यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड कैसे फ़िल्टर होता है और किडनी जो है एक दिन में कितना फ़िल्टर कर सकती है। हम लोग ने देखा था कि 180 लीटर एक दिन में फ़िल्टर करती है, लेकिन हम लोग का यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ 1.5 लीटर ही होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बार बार उसमें रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है, ये भी हमने देखा था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं आगे कि जो नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट है। जैसे हम लोग देखा था ग्लोमेरुलस, जिसमें बोमेंस कैप्सूल है। फिर हम लोग देखा था पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर देखा था हेनली लूप्स जो ऐसे यू शेप्ड का था। फिर हम लोग देखा था आगे फिर कॉन्वोल्यूटेड था डीसीटी। सबसे पहले क्या था ग्लोमेरुलस, जिसमें बोमेंस कैप्सूल था। फिर पीसीटी, फिर हेनली लूप, फिर डीसीटी। ठीक, फिर डीसीटी के बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट था। तो अभी हम इस सारे डक्ट, ये जो है पीसीटी, हेनली लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, सभी का फंक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक डाल सकते हैं, लिखिए फंक्शन ऑफ, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पीसीटी का देखते हैं, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे थोड़ा सा रफ बता दें कि ये जो था नेफ्रॉन, ये जो हाईली क्वाइल्ड फर्स्ट क्वाइल्ड था, इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोला जाता था। उसके बाद ये जो यू शेप्ड था, इसको हेनली लूप, ये पीसीटी है आपका। उसके बाद ये हेनली लूप है। उसके बाद ये डीसीटी था आपका। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट था। ठीक, तो ये आपका नेफ्रॉन का शेप था। इसमें हम लोग सबसे पहले पीसीटी का फंक्शन देख रहे हैं। ठीक है, पीसीटी जो है क्या करता है कि इसके पास ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल होता है, ब्रश टाइप के, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे इंटेस्टाइनल विलाई में था। आपको याद होगा विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम और जेजुनम वाला पार्ट में जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे पीसीटी जो होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे क्या बोला जाता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल। क्या लिखेंगे, इसके पास होता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल, जो क्या करता है, जैसे वहाँ भिलाई डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइनल भिलाई का क्या काम होता था, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। उसी तरह यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है। अभी हमने बताया कि 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है, लेकिन सिर्फ यूरिन का फॉर्मेशन 1.5 लीटर होता है। क्यों? क्योंकि फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बहुत सारे मिनरल्स, वाटर्स, आयंस सभी को। ठीक, तो ये क्या करता है, ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल है ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज का साइन ऐसे हम दे रहे हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण क्या इंक्रीज हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। दूसरी बात इसमें करीबन नियरली 70 to 80% जो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, और ये जो है मेंटेन करता है पीएच को मेंटेन करता है पीसीटी, और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक, और ये पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन कब कर पाता है और कैसे कर पाता है, क्योंकि इसमें जो है सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन
अमोनियम आयन और प्लस पोटेशियम आयन, ठीक। और साथ साथ एब्जॉर्प्शन होता है HCO3- बाइकार्बोनेट आयन, ठीक। तो ये इसके कारण क्या होता है, पीसीटी मेंटेन कर पाता है किसको, पीएच को और आयनिक बैलेंस को, किसमें, फिल्ट्रेट में, जो यूरिन बनने वाला है। सबसे पहले देखिए हम HCO3- का एब्जॉर्प्शन होगा और हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, मेंटेन कर पाएगा पीएच को और आयनिक बैलेंस को। और इसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसमें जो क्या था, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल होते हैं पीसीटी में, जो क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक। तो जो ये जो है एब्जॉर्प्शन के काम में आता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ डीसीटी। डीसीटी देखें उससे पहले हम लोग हेनली लूप का फंक्शन देखते हैं। लूप के फंक्शन की बात करें तो ये जो है हेनली लूप मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स ऑस्मोलैरिटी। और ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, अभी हम बात करते हैं। शायद सबसे पहले यही समझाते हैं आपको कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब हो गया किसी सॉल्यूशन में, मतलब किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फिक्स है, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का परसेंटेज, कंसंट्रेशन कितना है, उसको बुलाया जाता है ऑस्मोलैरिटी, ठीक। ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो क्या कहलाता है, ऑस्मोलैरिटी कहलाता है। और इस ऑस्मोलैरिटी का यूनिट होता है एम ऑस्मोइल, यानी एल पर पावर -1 का मतलब पर लीटर, ठीक। ये यूनिट होता है इसका। और हेनली लूप का दूसरा फंक्शन जो है, ये वाटर का इम्परमिएबल होता है, मतलब वाटर को छानने नहीं देगा। इट इज इम्परमिएबल ऑफ वाटर, ठीक। और ये जो है अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ, अलाउ टू ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक। तो ये हेनली लूप का फंक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ पीसीटी हो गया था, अब डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक। ये क्या करता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है। रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका किसका, सोडियम वाटर एंड HCO3-, ठीक। इस तीन चीज़ का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है। कंडीशनल मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर कंसंट्रेशन कम हो गया है फिल्ट्रेट में तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर नहीं हुआ है तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। उसके बाद सिक्रीशन करता है साथ साथ हाइड्रोजन, पोटेशियम और NH3 अमोनियम आयन, इसका सिक्रीशन करता है, ठीक। और सिक्रीशन क्यों करता है, क्योंकि मेंटेन कर पाए, टू मेंटेन pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड में सोडियम और पोटेशियम के
बैलेंस को मेंटेन करता है और साथ साथ पीएच को। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोडियम पोटेशियम ब्लड में नहीं होगा तो फिर सोडियम पंप और पोटेशियम पंप जो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो सेल से ब्लड में, फिर ब्लड से सेल्स में पार्टिकल्स का मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन जो है पैसिव प्रोसेस है, लेकिन ऑस्मोसिस एक्टिव प्रोसेस है, तो ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको मेंटेन करना ज़रूरी है ब्लड में। ठीक, और एक और फंक्शन बच गया, हाँ, कलेक्टिंग डक्ट का। फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन की बात करें तो इसमें वाटर का सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसको ऐसे कर दें, पता चलेगा ये टॉपिक है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है और ये साथ साथ मेंटेन करता है पीएच और आयनिक बैलेंस को। ठीक, कैसे? बाय सिक्रीशन ऑफ H+ और K+ आयन, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन के सिक्रीशन के कारण पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक, तो यही फंक्शन था आपका डक्ट सबका, पीसीटी, डीसीटी, हेनली लूप, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब का फंक्शन हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किडनी जो है कैसे रेगुलेट होता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन देखें उससे पहले हम लोग एक चीज़ समझना है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या होता है। काउंटर करेंट अगर मैकेनिज्म को छोड़ें, सिर्फ काउंटर करेंट की बात करें तो काउंटर करेंट का मतलब क्या होता है, फ्लो करना अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कब हो सकता है, जब कोई चीज़ फ्लो जो है 2 बार हो। जैसे मान लीजिए टंकी, मान लीजिए जो छत पर टंकी रहते हैं, ठीक, उस टंकी में पानी पहुंचाना होता है मोटर से नीचे से। ठीक, तब मोटर जब चालू करते हैं तो पानी जाता है एक पाइप से, और जब टंकी में पानी भर जाता है तो वहीं पे दूसरी पाइप लगी रहती है जो उस टंकी से नीचे पानी सप्लाई होता है। ठीक, तो एक तरह से जा रहा है पानी और दूसरे पाइप से आ रहा है पानी। तो जितना दूरी में वो एक पाइप से जा रहा है, एक डक्ट से दूसरे डक्ट से आ रहा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग साथ साथ हो रहा है, इस चीज़ को काउंटर करेंट बोला जाता है। यानी फ्लो ऑफ सबस्ट्रेट या सॉल्यूशन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना क्या कहलाता है, काउंटर करेंट। फ्लो, ठीक, यहाँ पे फ्लो किस चीज़ का होगा, नेफ्रॉन में ऐसे जो रहता है फिल्ट्रेशन होगा, इसीलिए फिल्ट्रेट बोला जाता है। और हेनली लूप उसी तरह है, एक तरफ से छन करके फिल्ट्रेट जाता है और दूसरे तरफ से यहाँ ऊपर, फिर यहाँ पीसीटी से होते हुए, हेनली लूप से होते हुए फिर डीसीटी में जाएगा। तो यहाँ देखिए एक तरफ से फिल्ट्रेट यहाँ डिसेंडिंग से उतर रहा है, फिर फिल्ट्रेट यहाँ से चढ़ करके फिर डीसीटी में जाएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है किसका, फिल्ट्रेट का। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना क्या कहलाता है, काउंटर करंट कहलाता है। ठीक, और इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझें तो ये मैकेनिज्म जो है कहाँ कहाँ होता है, 2 जगह होता है। अभी मिटा दिए, आप ध्यान दीजिए। एक ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म 2 जगह कैसे होगा, देखिए। एक अपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ मिल पाएगा हमको, डिसेंडिंग से जाएगा, ठीक, और असेंडिंग से होते हुए लास्ट करके डीसीटी होते हुए फिर कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ कलेक्ट होगा। ठीक, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ बोमेंस कैप्सूल जो था, ठीक, और इफरेंट आर्टरियोल्स, आपको याद होगा ये एफरेंट
आर्टरियोल्स था और ये इफरेंट आर्टरियोल्स था। तो ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स था ये पहले इसको डीसीटी को पहले कवर करते हुए फिर ये कहाँ जाता है, यहाँ पे रहता है। आपको याद होगा जब फिगर बनाए थे, फिर यहाँ से ऐसे ही ये चढ़ता है ऐसे। मतलब ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के साथ साथ, लेकिन यहाँ अपोजिट है। देखिए ब्लड यहाँ से आएगा, ब्लड कहाँ से आएगा, एफरेंट आर्टेरियोलिस से, ठीक। और इफरेंट आर्टेरियोल से जाएगा, छन करके जाएगा। तो ये हेनली लूप जो है नेफ्रॉन का, हेनली लूप के कहाँ से होते हुए पहले नीचे आएगा, ये हेनली लूप का ये जो एसेंडिंग वाला पार्ट था वहाँ से ये डिसेंड होगा। और इसको क्या बोले थे, वासा रेक्टा बोले थे, वासा रेक्टा, ठीक। तो जब ये हेनली लूप एसेंड होगा तो वासा रेक्टा डिसेंड होगा। फिर जब यहाँ पे जब हेनली लूप डिसेंड होगा तो वासा रेक्टा एसेंड होगा, एसेंडिंग ऑर्डर, यानी ऊपर जाएगा यहाँ से। मतलब ब्लड फ्लो ऐसे होगा और ऐसे ऊपर जाएगा, और यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो ऐसे हेनली लूप में पहले डिसेंडिंग में जाएगा फिर एसेंडिंग में जाएगा। तो दो में हो गया, एक हेनली लूप में और वासा रेक्टा में, दो चीज़ में होते हैं काउंटर करेंट, ठीक। तो ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म फाउंड इन कहाँ हेनली लूप एंड वासा रेक्टा, ठीक। ये दोनों में फाउंड होगा ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म। यहाँ देखिए वासा रेक्टा में भी तो है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ ब्लड जा रहा है। और हेनली लूप में क्या जा रहा है, फिल्ट्रेट जा रहा है। और इसका डायग्राम बहुत डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है हेनली लूप और वासा रेक्टा का, एनसीईआरटी में, वहाँ आप देख लीजिएगा, या हो सकता है तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगा फिगर। तो यहाँ पे क्या काम करता है, ऑस्मोलारिटी। ऑस्मोलारिटी अभी हम समझा रहे थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। तो ये जितना ज़्यादा रहेगा उस अनुसार से एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा, ठीक। तो इस जगह ऑस्मोलैरिटी में ऊपर जो रहता है, आपको याद होगा कॉर्टेक्स, जो बाहर वाला पार्ट है नेफ्रॉन का, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। और नीचे कौन सा पार्ट है, मेडुला वाला पार्ट है, ठीक। तो कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो कम होता है, ठीक। कॉर्टेक्स वाला रीजन में, इन कॉर्टेक्स ऑस्मोलैरिटी जो होगा वो मात्र 300 होता है। और ऑस्मोलैरिटी का अभी हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे, यूनिट क्या था, एम ऑस्मोइल, ठीक। और जो मेडुला रीजन में है उसमें ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होता है। इन मेडुला रीजन ऑस्मोलैरिटी जो है लगभग 1200 होता है। और यूनिट अभी पता है, एम ऑस्मोइल, ठीक। तो ये है आपका काउंटर करेंट, ठीक। और ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये किसके कारण कॉज होता है, ऑस्मोलैरिटी इज कॉज्ड बाय सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ मेन बात है कि यहाँ देखिए, यहाँ हेनली लूप कैसा है, एसेंडिंग हेनली लूप है, ठीक। और ये जो वासा रेक्टा है ये कैसा है, डिसेंडिंग है। ये वासा रेक्टा कैसा है, डिसेंडिंग है, सबसे पहला वासा रेक्टा, ठीक। तो यहाँ पे एक बात याद रखने वाली क्या है कि जो एसेंडिंग हेनली लूप है, ठीक, उससे NaCl जो है जाएगा, इन एसेंडिंग
लिम्ब किसके, हेनली लूप के, इससे क्या कैरी होगा, NaCl, और उसी के साथ में जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, उससे क्या कैरी होगा, फिल्ट्रेट ब्लड। ठीक, ये है आपका काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि किडनी के फंक्शन का जो है रेगुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग देखते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन का रेगुलेट कैसे होता है, रेगुलेशन कैसे होता है। तो ये जो है फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा फीडबैक रहेगा, अगर मान लीजिए फ्लूइड ज़्यादा रहेगा तो फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, फिर उसमें JGA काम करता है, फिर हार्ट भी काम करता है। ठीक, तो इस तरह के फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, ताकि जैसे ही अगर एक्सेस हो जाए फ्लूइड तो फ्लूइड को लॉस कैसे करना है, फिर अगर कम हो जाए फ्लूइड की कंटेंट अगर कम हो जाए बॉडी में, फिर उस समय फिल्ट्रेट रेट जो है वो कम कर देना है ताकि फिल्ट्रेशन कम से कम हो। तो इस तरह फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक, और हार्मोन इसमें मोर डिपेंड कर रोल प्ले करता है। तो इसको लिखेंगे कि किडनी इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। और ये किसके किसके थ्रू होता है, हाइपोथैलेमस, फिर आपको JGA। ठीक, JGA क्या है, पिछले स्लाइड में बात किए थे, पिछले लेक्चर में, जक्स्टा ग्लोमेरुलस आर्टेरियोल्स और हार्ट। ठीक, ये तीन चीज़ फीडबैक मैकेनिज्म, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेशन में हेल्पफुल है। ठीक, हाइपोथैलेमस, JGA और हार्ट। ठीक, JGA की बात कर चुके हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता दूं कि JGA क्या होता है। JGA होता है सेंसिटिव रीजन होता है, स्पेशल, दिस इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन जो बनता है फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है, DCT से। ठीक, नेफ्रॉन के DCT पार्ट याद होगा, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड आपको एफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक, इससे बनता है। अगर सबसे पहले बात करें कि हाइपोथैलेमस से कैसे रेगुलेट होता है, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, तो इसमें अगर मान लीजिए बॉडी में फ्लूइड की एक्सेस क्या हो गया, कमी हो गया, इफ एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड। ठीक, अगर फ्लूइड की कमी हो गई तो ये जो है तुरंत एक्टिवेट कर देगा हाइपोथैलेमस को। ठीक, जिसके कारण ये हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करेगा किसको, ADH को, यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को। ठीक, और साथ साथ ये रिलीज करेगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक, अब ये जिसके कारण ये हार्मोन जो है ये फैसिलिटेट
करेगा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन पे, माने फिर से रीएब्जॉर्ब करेगा। कमी हो गया है तो वाटर चाहिए, वाटर रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक, और जब वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, ठीक, तो फिर वाटर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वाटर गेट्स नॉर्मल बॉडी में। ठीक, जब वाटर जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक, तो हो सकता है कि और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाए, तो हो सकता है फिर वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाए, फिर एक्सेस हो जाए वाटर। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, वाटर कंटेंट एक्सेस, जब एक्सेस हो जाएगा तो फिर ये जो है स्टिमुलेट करेगा, ठीक, किसको, ऑस्मो रिसेप्टर को, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा तो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, यानी हाइपोथैलेमस जो है से के जो ऑस्मो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण ये स्विच ऑफ हो जाएगा हाइपोथैलेमस का ऑस्मो रिसेप्टर, जिसके कारण हाइपोथैलेमस जो रिलीज कर रहा था एडीएच, वो एडीएच रिलीज होना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिसके कारण फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर वाटर फ्लो होगा तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, और ये जो एडीएच है एक और काम में हेल्प करता है। एडीएच ऑल्सो कॉज ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर। ठीक, जिसके कारण क्या होगा, GFR, पिछले लेक्चर में बात किए थे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा और ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक, ब्लड प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा, एडीएच रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो ये हम देख लिए हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन। अब हम लोग देखते हैं जेजीए, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस आर्टेरियोल्स है, ये सेंसिटिव रीजन होता है जो बनता है डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल से। इससे देखते हैं कैसे रेगुलेट होता है, जेजीए से कैसे रेगुलेट होता है। रेगुलेशन बाय जेजीए यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलस आर्टेरियोल्स, जो सेंसिटिव रीजन है जो बनता किससे है, डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अगर जो है वो फॉल हो गया, क्या फॉल हो गया, GFR, और GFR क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी यहाँ जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो जाए, गिर जाए, तो क्या होगा, ये जो है एक्टिवेट कर देता है जेजी सेल को, एक्टिवेट जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल को, जेजी सेल को एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण ये रिलीज करेगा रेनिन को, रेनिन रिलीज करेगा। और ऐसे सिर्फ रेनिन लिख देते हैं, यहाँ पे रिलीज लिखते हैं, रिलीज किसको करेगा, रेनिन को। ठीक, और ये रेनिन जो है ये कन्वर्ट कर देता है किसको, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है दो चीज़ में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड, दो में कन्वर्ट कर देता है। जिसमें एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट क्या करता है कि ये इंक्रीज कर दे, फिर से जैसी फॉल हुआ है GFR, फिर से जैसी
रेनिन रिलीज होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें फर्स्ट जो है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है फिर से GFR। और जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है ये एक्टिवेट कर देता है एड्रीनल ग्लैंड को, एक्टिवेट एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक, जिसके कारण क्या होगा, रिलीज होगा एल्डोस्टेरॉन, ठीक, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। और ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये कॉज करता है फिर से रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है, किसका, वाटर का और सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन होगा एल्डोस्टेरॉन के कारण, ठीक। और जैसे ही ये एब्जॉर्प्शन होगा वाटर और सोडियम का, ठीक, तो ये जो है इंक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को, ठीक। और फिर ये भी इंक्रीज कर देगा किसको, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को, GFR को, जो लो हो गया था, ठीक। और ये जो मैकेनिज्म है, क्योंकि रेनिन रिलीज हो रहा है इसीलिए इस मैकेनिज्म को कहा जाता है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेनिन। और क्योंकि यहाँ एंजियोटेंसिन 2 से रिलीज हो रहा है एल्डोस्टेरॉन, इसीलिए साथ में नाम लिखा जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन, जो रिलीज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि JGA हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। अब देखते हैं हार्ट से कैसे रेगुलेट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ हार्ट है ना, किडनी फंक्शन में हार्ट का क्या रेगुलेशन है। सपोज कीजिए कि इंक्रीज हो गया ब्लड फ्लो, इंक्रीज हो गया कहाँ पे, आर्टरिया, हार्ट के आर्टरिया में इंक्रीज हो गया, जो क्या करता है, ये रिलीज करता है, जिसके कारण रिलीज क्या करेगा, ANF। ANF का फुल फॉर्म है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ठीक, इसको रिलीज करेगा। और जैसे ही ये रिलीज होगा फिर ये कॉज करेगा वेसो डायलेशन को, जिसके कारण वेसो डायलेशन का क्या मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे। और ब्लड वेसल्स का डायलेट होना क्या होता है, यानी पहले ब्लड वेसल्स का सपोज कीजिए कि थिकनेस, अंदर का ल्यूमेन का थिकनेस पतला था, अब क्या हो गया, मोटा हो गया। जैसी सरफेस बढ़ा तो फ्लो ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, वो प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इसी तरह रेगुलेट होता है हर स्थिति में। ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं। और इसमें हेल्प कौन से करता है, 3 चीज़। सबसे पहला क्या था, हाइपोथैलेमस, दूसरा JGA और तीसरा हार्ट। ये 3 जो है फीडबैक मैकेनिज्म पे, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म पे रेगुलेट कराते हैं किडनी को, और इसी तरह मेंटेन होता रहता है। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो मेंटेन हो जाता है नॉर्मली, ठीक। और कभी अगर ब्लड का कंटेंट कम हो गया, ज़्यादा हो गया, उसमें भी रेगुलेशन ऐसे ही होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब मिक्चुरेशन, कैसे यूरिन जो है, सिंपल है। मिक्चुरेशन का मतलब है यूरिन का
यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलना मिक्चुरेशन कहलाता है। और हम लोग देखते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन में वो समझते हैं, हम बताया अभी कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का बाहर निकलना मिक्चुरेशन है। ये कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए यूरिन का बनना नेफ्रॉन से हो रहा है, किडनी से। यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन, और जो फॉर्म हुआ यूरिन वो स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। फिर जो स्टोर होगा, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो करके फील हो जाएगा, फील ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जैसे ही फील होगा यानी भर जाना, यूरिनरी ब्लैडर फील हो जाना, फुल हो जाना, भर जाना, तो ये सिग्नल देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जैसे ही सिग्नल देगा तो फिर जो है यूरिन क्या हो जाएगा? रिलीज होगा। यूरिन इज रिलीज्ड, और इसी को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ठीक, और इसके बारे में और बात करें तो एक एडल्ट जो है, पीछे भी बात कर चुके हैं, एक हेल्दी एडल्ट एक दिन में यूरिन का कितना फॉर्मेशन होता है उसके बॉडी में? 1.5 लीटर। ठीक, 1 से 1.5 लीटर जो है एक दिन में यूरिन बनता है उसके बॉडी में। ठीक है, और यूरिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये येलोइश होता है, लाइट येलो कलर का होता है, और स्लाइटली एसिडिक होगा। स्लाइटली एसिडिक होगा मतलब पीएच इसका 7 से थोड़ा सा नीचे 6 होता है। फिर ये सिक्रीट करते हैं लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया। इस यूरिन में 1.5 लीटर यूरिन में कितना रहेगा? 25 से 30 ग्राम यूरिया रहेगा एक दिन में। ठीक, और यूरिन का इम्पोर्टेंस भी है क्लिनिकल डायग्नोसिस में। यूरिन पेशाब जांच बोलते हैं ना, यूरिन डायग्नोसिस। यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्योंकि यूरिन में यूरिया भी है और भी मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। अगर ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे, समझे ऐसा माना जाएगा कि ग्लूकोज का मात्रा ब्लड में जाता है, तभी तो फिल्टर हो रहा है, और फिल्टर हो रहा है इसका मतलब ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा है, तो ग्लूकोज का उसके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, जिस कारण बोला जाता है ना कि चीनी वाला पेशेंट है, यानी डायबिटीज़। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ की बात करें तो उसमें 2 चीज़ का जांच होता है। सबसे पहले अभी बता रहे थे ग्लूकोज का, ग्लूकोज का अगर जांच होता है तो उसे बोला जाता है ग्लाइकोसीरिया, और दूसरा होता है आपको कीटोन्यूरिया। मतलब इसमें जांच होगा किसका? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज का
और इसमें जांच होगा किसका, अमाउंट ऑफ कीटोन का। इससे पता चलेगा ग्लूकोज का मात्रा। तो ये अगर निकलेगा इसमें कीटोन और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा नॉर्मल से, तो इसे क्या कहा जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक, तो ये है मिक्चुरेशन और यूरिन के बारे में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेन, जैसे किडनी का तभी समझ गए कि किडनी कैसे हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन से लेके फिल्ट्रेशन से लेके यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन के बारे में। ठीक, इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी के अलावा हमारे बॉडी में और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। सोचिए, जैसे किडनी तो निकालता ही है यूरिन को, यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। जैसे पसीना आता है, पसीना से भी NaCl बाहर निकलता है हमारे बॉडी से, जो हार्मफुल और भी जो केमिकल हैं वो। और सोचिए, जैसे बाइल जूस जो उसमें बाइल पिगमेंट रिलीज होता है वो भी हार्मफुल है, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन यूरिन के थ्रू निकलता है। इसी तरह से और कौन कौन से ऑर्गेन हैं, ठीक, इसके बारे में अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ऑर्गन किडनी के अलावा और भी हमारे शरीर में ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, NaCl हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक प्रोडक्ट है उसको वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक, वो कौन कौन से हैं, जैसे किडनी के अलावा सबसे पहला आपको लीवर हो गया, दूसरा लंग्स, तीसरा है स्किन, और स्किन के अलावा एक और होते हैं सेलाइवरी ग्लैंड, सेलाइवा। ठीक, सेलाइवा भी हेल्प करते हैं एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस को। तो लीवर की बात करें तो लीवर में अभी जो सिक्रीट करता है बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, वो भी हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, वो भी सिक्रीट करके बाहर निकालता है। फिर कोलेस्ट्रॉल को, विटामिन्स को, कुछ ऐसे विटामिन्स है, फिर कुछ ड्रग्स को, फिर एस्ट्रॉयड हार्मोन को रिलीज करता है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, वो लीवर भी हेल्प करता है बाहर निकालने में। फिर आप जानते हैं लंग्स जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या करता है, रिमूव करता है, ऑक्सीजन को ब्लड में डिफ्यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिलीज करता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में CO2 को। और 18 लीटर एक दिन में ये लंग्स जो है CO2 को रिमूव करता है। फिर स्किन भी हेल्पफुल है। स्किन में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सबेसियस ग्लैंड। ठीक, तो स्वेट ग्लैंड में स्वेट पसीना निकलता है और पसीने में क्या रहता है, NaCl रहेगा, यूरिया भी रहता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, फिर लैक्टिक एसिड रहते हैं। ठीक, और ये स्वेट जो है पसीना एक और काम में हेल्प करता है बॉडी के कूलिंग में। ठीक, जब आप देखते हैं बहुत गर्मी लगती है तो पसीना निकलने लगता है ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, कूल रहे इसी स्वीट से। फिर सेबेसियस ग्लैंड क्या करता है, एलिमिनेट करता है स्टेरॉल को, हाइड्रोकार्बन को। ठीक, हाइड्रोकार्बन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। फिर वैक्स को किसके थ्रू, सीबम के थ्रू। ठीक, और नोट में एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि सलाइवा भी है जो है बहुत ही कम अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में, एलिमिनेट करने में मदद करता है। ठीक, तो ये कुछ आपके और अदर ऑर्गेन्स हो गए एलिमिनेशन में हार्मफुल सब्सटेंस के किडनी के अलावा। कौन कौन हो गए, लीवर हो गए, लंग्स हो गए, स्किन हो गए और सेलाइवा भी हो गया। ठीक, इसके अलावा बाद अब हम देखते हैं अभी कि कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज हो सकते हैं किडनी में। जैसे सुने होंगे किडनी में पत्थर हो गया, स्टोन। एक्चुअली स्टोन सुनने का क्या पता चलता है कि हम जो बाहर स्टोन देखते हैं वैसा स्टोन नहीं, ऐसा स्टोन जो डाइजेस्ट, स्टोन का मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स और ये ग्रुप ऑफ साल्ट होता है जो अनडाइजेस्टेबल होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए इसको स्टोन बोला जाता है। फिर आप देखते हैं किडनी फेल्योर हो गया, फिर किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तो उसमें सबसे पहला देखें तो सबसे पहला है यूरेमिया। ठीक, यूरेमिया क्या होता है, इसमें जो है किडनी जो है
वो काम करना बंद कर देता है। इसमें क्या होता है, किडनी फेल्योर को बढ़ाता है। और किडनी फेल्योर होगा तो क्या होगा कि यूरिया जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जमा होने लगेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। ठीक, यूरिया का जमा होने लगेगा। जैसे ही जमा होने लगेगा, ठीक, ब्लड में, तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है। जैसे यहाँ नेचुरल फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में होता है, ठीक, तो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस शायद कम हो गया। ठीक, तो यहाँ आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है, जिसके कारण ये यूरिया हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। उसको बोला जाता है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस, ठीक। हेमोडायलिसिस आप डिटेल में देख सकते हैं किसी, है ना, फिगर में, या एनसीईआरटी में फिगर तो नहीं दिया हुआ है, हम आपको समझाने की कोशिश करें तो मान लीजिए इधर से ब्लड फ्लो कराया जाएगा एक मशीन में, और वो मशीन जो रहता है इस तरह से रहता है, इसमें बहुत सारे डक्ट होते हैं, और इसमें ऐसा फ्लूइड डाला जाता है ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हो करके फिर इधर से प्योर ब्लड निकले। इसमें जो है सारा यूरिया इसमें आ जाए, ठीक, इस तरह से, और सब जो है ब्लड इधर से बाहर निकले। इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ फिल्टर हो जाएगा यूरिया, ठीक। तो इसको क्या बोला जाता है, हेमोडायलिसिस बोला जाता है। आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन होता है क्लिनिक में। क्या लिखता है, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन, ठीक। दूसरे डिफिशियंसी डिजीज़ की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी अगर किसी का बिल्कुल ख़राब हो गया तो किडनी जो है ट्रांसप्लांट हो सकता है। किसी स्वस्थ आदमी जो है किडनी, कोई आदमी एक्सीडेंट में मर गया तो उससे दान लिया जाता है। किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है। उसके बाद बात करें तो रीनल कैलकुली क्या होता है, यही स्टोन वाला जो अभी बता रहे थे कि किडनी में स्टोन हो जाता है। और पथरी होने का क्या मतलब है कि साल्ट जो है जमा हो जाएगा, ठीक, और वैसा साल्ट जो घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल साल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्जेलेट बोला जाता है। पथरी हो जाना जो पचता नहीं है, इसीलिए इसे स्टोन बोला गया। और लास्ट जो है आपको है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। बात पर ध्यान दीजिएगा, ग्लोमेरुलो किससे रिलेटेड है, ग्लोमेरुलस जो है आप भी बता रहे थे आपको कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। तो अगर ग्लोमेरुलस जो है फूल जाए, है ना, तो उसमें भी दिक्कत है, फिर नेफ्रॉन सही से वर्क नहीं कर पाएगा। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस होता है, बोमेंस कैप्सूल, तो ये अगर फूल जाएगा तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो इसमें यही होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस किसके, किडनी के, तो ये भी दिक्कत हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, फिर वही किडनी ख़राब हो गया तो किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ठीक। तो ये कंप्लीट होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।